दोस्तों स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। जैसा कि हमने आपको बताया था पहली वीडियो में कि हम आपके लिए जल्द ही 6 नंबर वाली क्वेश्चन की क्लास लेकर आने वाले हैं और वो पूरी संपूर्ण यानी आपके पूरे सिलेबस का निचोड़ होगा। उसमें पूरे सिलेबस से यानी यूनिट वाइज क्वेश्चन होंगे। पूरी जितने भी आपके चैप्टर्स हैं 15 चैप्टर्स हैं उन सभी का सभी से 6 नंबर वाले क्वेश्चन लिए गए हैं और एक ही क्लास में हम इन सभी क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। ये मैक्सिमम आपके पूरे मॉडल पेपर में 50 से 60 क्वेश्चन मिले हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और हर साल किसी न किसी सेट में किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। यानी 9 सेट में से किसी न किसी सेट में हर साल पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न हैं, इनको ज़रूर करिएगा। 100% पूछे जाने के लिए चांसेस हैं। कल 9 फरवरी को झारखंड वालों का एग्ज़ाम है और फिर 25 फरवरी को यूपी बोर्ड वालों का एग्ज़ाम है और बिहार बोर्ड वालों के मुझे अभी पता नहीं है। तो यह सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। यूपी बोर्ड 25 फरवरी और झारखंड बोर्ड 9 फरवरी और बिहार बोर्ड इन सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। शायद बिहार वालों का हो गया, ये मुझे इसके पता नहीं है क्योंकि मैं आपसे पहले मैं बीए की क्लास डाल रहा था। अब बीए वालों के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं तो मैं अब 12th वालों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट डालने लगा और बीओ वालों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा था हमारी क्लासों पर। काफ़ी अच्छे हमारी क्लासों से उनके क्वेश्चन आए थे और उनका काफ़ी अच्छा मतलब बहुत अच्छा पेपर चला गया था। तो हो सकता है आपका भी हमारी क्लास से बहुत अच्छा पेपर चला जाए। तो इसलिए क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करना, एंड तक देखना और एंड में आप क्लास के बारे में 2 शब्द ज़रूर बताना कि आपको क्लास हमारी कैसी लगी, क्योंकि ये 2 शब्द हमें आपका मोटिवेट करते हैं। और मैं आपसे अब नहीं बोलूँगा कि सब्सक्राइब करो या लाइक करो, जो आपका मन करे वो करना, लेकिन क्लास को आप ज़रूर देखिएगा। इससे आपका एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे नंबर आ सकते हैं और आएंगे ही। मतलब 90+ आपको स्कोर करना है सोशियोलॉजी में, तो इन क्लासों को आपको 2 से 3 बार ज़रूर देख लेना है। ये 6 नंबर या 5 नंबर वाली क्लास है। इसके बाद मैं लेकर आऊँगा 8 नंबर वाली क्लास, जिसमें संपूर्ण आपके सिलेबस के आधार पर 8 नंबर के जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे मैं सभी को एक ही क्लास में कवर करा दूंगा। उसके बाद आपको किसी भी मॉडल पेपर या किसी भी और क्लास की देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हम कहाँ से पढ़ें, क्योंकि आपको पता है मास्टरमाइंड मॉडल्स में आपके जो वो हैं क्वेश्चन वो काफ़ी टेढ़े मेढ़े यानी थोड़े अटपटे से होते हैं, मतलब समझ में नहीं आते। तो इसलिए मैं सिंपल सी लैंग्वेज जो आपके समझ में आ सके ऐसी लैंग्वेज में लेकर आया हूँ। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को करेंगे स्टार्ट। देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है आपका। पहला क्वेश्चन है माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत क्या है। तो माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत क्या है, तो इसके उत्तर में आपको लिखना है, इसके आंसर में लिखना है थॉमस रॉबर्ट माल्थस के अनुसार जनसंख्या ज्यामितीय गति 1 2 4 8। क्या थॉमस माल्थस के अनुसार जनसंख्या की जो ज्यामिति है यानी ज्योमेट्री की जो गति है, स्पीड है, वह कैसी है 1 2 4 8। यानी पहले 1 फिर दुगनी फिर उसकी दुगनी फिर उसकी भी दुगनी, यानी पहले 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ, से बढ़ती है। तो इससे कैसे बढ़ती है, दुगनी हो के बढ़ती है। जबकि खाद्य सामग्री गणितीय गति 1 2 3 4 से बढ़ती है, 1 2 3 4 से बढ़ती है। इसे समाज में असंतुलन पैदा होता है। क्या होता है इससे समाज में असंतुलन यानी अनस्टेबिलिटी पैदा होती है, जिसे प्रकृति अकाल बीमारी या युद्ध जैसी प्राकृतिक अवरोधों के माध्यम से नियंत्रित करती है। क्या इससे क्या होता है, प्रकृति अकाल बीमारी युद्ध जैसी प्राकृतिक अवरोध हैं, प्राकृतिक की जो वो मतलब प्राकृतिक जो घटनाएं हैं वह क्या इसके माध्यम से क्या होती है, नियंत्रित करती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका जनसांख्यिकीय। और मैं आपको बता दूं ये वाले क्वेश्चन आपको कम से कम 50 शब्दों में लिखना होता है। इनकी जो शब्द सीमा होती है कितनी होती है, 50 शब्दों में मैक्सिमम आपको इसको एग्जामिनर को लिख के देना होता है। और इस पे आपको एक प्रश्न पे 6 नंबर मिलते हैं, जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। और
मैं आपको बता दूं 8 नंबर वाले क्वेश्चन हम अगली क्लास में कराई देंगे, वो हमने पहले बता चुके हैं। और इसके बाद आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट हम आपके लिए या तो ऐसे 50-50 क्वेश्चन करके 3-4 क्लास करा देंगे, जिसको आपको देखने में भी आसानी हो जाएगी और आपके क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। कौन से क्वेश्चन होंगे उसमें होगा आपके सभी ऑब्जेक्टिव्स, यानी जो आपके ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे उन वालों को हम सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो देखेंगे इसको उत्तर में क्या लिखना होगा आपको। तो यह सिद्धांत बताता है कि आर्थिक विकास के साथ जनसंख्या वृद्धि 3 चरणों से गुजरती है। आर्थिक विकास के साथ जनसंख्या वृद्धि कितने चरणों में गुजरती है? तो 3 चरणों में गुजरती है। पहला चरण है जन्म और मृत्यु दर दोनों ऊंची होती हैं। पहला क्या चरण है? जन्म और मृत्यु दर की जो दोनों क्या होती हैं? ऊंची होती हैं। और दूसरे चरण में क्या होता है? मृत्यु दर गिरती है और पर जन्म दर ऊंची रहती है, यानी मृत्यु कम होती है और जन्म ज़्यादा होता है, जिससे जनसंख्या विस्फोट होता है। तीसरे चरण में दोनों दरें कम होकर स्थिर होती हैं, यानी मृत्यु दर भी कम होती है और जन्म दर भी कम होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, उपनिवेशवाद के भारतीय समाज पर प्रभावों की विवेचना कीजिए। तो उपनिवेशवाद पर भारतीय समाज पर प्रभावों की विवेचना कीजिए। तो इसके उत्तर में आपको क्या लिखना होगा? उपनिवेशवाद ने भारत में गहरा संरचनात्मक और सांस्कृतिक परिवर्तन लाया। क्या लाया? सांस्कृतिक और संरचनात्मक परिवर्तन लाया, जैसे औद्योगिकरण, आधुनिकरण और जी संस्कृति यानी पश्चिमीकरण, खान पान शैली हमारी बदली। तो इन सभी में हमारा परिवर्तन आया है ब्रिटिश सरकार के बाद में। तो इससे आगे देखेंगे, इसने नई अर्थव्यवस्था, आधुनिक शिक्षा प्रणाली और यातायात के साधनों, रेलवे का विकास किया। साथ ही इसने भारतीय कुटीर उद्योगों को नष्ट किया और पश्चिमीकरण व अंग्रेजी भाषा के प्रभाव को बढ़ाकर पारंपरिक सामाजिक ढांचे को बदल दिया। क्या? पश्चिमीकरण व अंग्रेजी भाषा के जो प्रभाव को बढ़ाकर सामाजिक ढांचे को क्या कर दिया? बदल दिया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 है आपका, जाति व्यवस्था के प्रमुख नियमों या विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसमें आपको लिखना होगा जाति व्यवस्था के मुख्य नियम क्या हैं। तो पहला है मुख्य नियम जन्म आधारित सदस्यता। तो सदस्यता केवल जन्म से मिलती है जाति की, ये आपको जरूर याद रखना है, विशेषता में पूछा जा सकता है। अंतर्विवाही, अपनी ही जाति में विवाह करना अनिवार्य होता है, यानी अपनी ही जाति अपने ही समूह में विवाह करना क्या होता है? अनिवार्य होता है। खान पान के नियम, किसके साथ भोजन करना है, इसके कड़े नियम होते हैं। और पदानुक्रम, समाज में जातियों का ऊंच नीच एक निश्चित क्रम होता है। क्या? ऊंच नीच, एक निम्न जाति होगी और एक उच्च जाति होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, जनजातियों अरे क्या हो गया, एक मिनट, जनजातीय समस्याओं पर प्रकाश डालिए। तो इसके उत्तर में क्या लिखना होगा आपको? जनजातीय समुदायों की प्रमुख समस्या उनकी जमीन का छिन जाना, भूमि अलगाव यानी साहूकारों के द्वारा उनकी जमीन छीन लेना, वनों पर उनके अधिकारों की कमी यानी वन संरक्षण अधिनियम लाकर जनजातियों के जो वनों पर अधिकार यानी जंगलों पे जो अधिकार हैं उनको कम करना, साहूकारों द्वारा आर्थिक शोषण, साहूकार कौन होते हैं? जो ब्याज देते हैं। इसके अलावा आधुनिक समाज के संपर्क में आने से उनकी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान का संकट और शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव भी बड़ी चुनौतियां हैं। क्या? शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव भी बड़ी चुनौतियां हैं। तो इसका उत्तर में आपको इतना लिखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, परिवार के प्रमुख स्वरूपों या प्रकारों की व्यवस्था कीजिए। तो इसके उत्तर में आपको लिखना होगा परिवार मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, संयुक्त परिवार, एकल परिवार। तो देखेंगे क्या है संयुक्त परिवार में क्या है, जहां कई पीढ़ियों के सदस्य एक ही छत के नीचे रहते हैं और साझी संपत्ति व रसोई का उपयोग करते हैं, यानी कई पीढ़ियों के दादा दादी
चाचा, ताऊ, ताई सभी एक साथ रहते हैं और उनका जो खान पान है उनकी एक ही रसोई यानी एक ही किचन होता है खान पान का। संपत्ति का मुखिया एक होता है जो उनका सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है घर का। अगला देखेंगे एकल परिवार क्या है। इसमें केवल पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। विस्तारित परिवार, इसमें क्या है, विस्तारित परिवार में इसमें सगे संबंधियों का बड़ा समूह शामिल होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, सामाजिक संरचना में परिवर्तन पारिवारिक संरचना को कैसे प्रभावित किया है। तो इसके उत्तर में लिखना होगा आपको, जब समाज में औद्योगिकरण और नगरीकरण बढ़ता है तो संयुक्त परिवार टूटने लगते हैं और एकल परिवारों का चलन बढ़ता है। महिलाओं के शिक्षित होने और कामकाजी बनने से परिवार में उनके अधिकारों और भूमिकाओं में बदलाव आता है, जिससे पारंपरिक पितृसत्तात्मक ढांचा कमजोर होता है। कौन सा, जिससे पितृसत्तात्मक ढांचा कैसा होता है, तो पितृसत्तात्मक जहाँ का जो मुखिया है कौन होता है, पिता होते हैं, वह पितृसत्तात्मक परिवार कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। आपके पास टाइम बहुत कम है, कल भी एग्ज़ाम है और इसके बाद 25 फरवरी वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 फरवरी वालों के लिए, और झारखंड वाले भी देख सकते हैं इसको। हाँ, प्रभु जाति डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा क्या है। तो इसके उत्तर में आपको लिखना होगा, M.N. श्रीनिवास द्वारा दी गई इस अवधारणा का अर्थ उस जाति से है जो किसी क्षेत्र में संख्या में अधिक हो, आर्थिक रूप से शक्तिशाली, भूमि का बड़ा हिस्सा पास होना हो, भूमि का आर्थिक रूप से शक्तिशाली हो और राजनीतिक रूप से भी दबदबा रखती हो। तो ऐसी जाति स्थानीय सामाजिक पदानुक्रम को प्रभावित करती है, तो पदानुक्रम को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ग और जाति में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जाति और वर्ग में मुख्य अंतर का आधार क्या है, तो मुख्य अंतर आधार का है तो जाति जन्म पर आधारित होती है। जाति किस पर होती है, जन्म पर आधारित, और यह एक बंद व्यवस्था है, इसको बदला नहीं जा सकता। जिसे बदला नहीं जा सकता वही वर्ग यानी क्लास आर्थिक स्थिति है, मिडिल क्लास, हाई क्लास, लो क्लास। निम्न वर्ग, उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग शिक्षा और योग्यता पर आधारित होता है। क्या हमारा जो क्लास है, वर्ग है, वह शिक्षा और योग्यता पर आधारित होता है और यह एक खुली व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी मेहनत से अपना स्तर बदल सकता है। व्यक्ति अपनी मेहनत से क्या, अपना वर्ग बदल सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, समुदाय से आप क्या समझते हैं या समुदाय को परिभाषित कीजिए। तो इसके उत्तर में आपको लिखना होगा, समुदाय व्यक्तियों का वह समूह है। समुदाय क्या है, व्यक्तियों का वह समूह है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में साथ ही रहते हैं, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में साथ रहते हैं और जिनमें हम की भावना यानी वी फीलिंग, हम की भावना पाई जाती है। समुदाय के सदस्य आपस में गहरे सामाजिक संबंधों और साझी संस्कृति से जुड़े होते हैं। क्या, आपस में गहरे सामाजिक संबंधों और साझी संस्कृति से जुड़े होते हैं, जैसे एक गांव, मोहल्ला या कोई जनजाति समूह। अगला क्वेश्चन देखेंगे 11, अर्थव्यवस्था के बारे में एडम स्मिथ के विचार संक्षेप में लिखिए। तो इसके उत्तर में आपको लिखना होगा, एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऑप्शन में भी आपसे पूछी जा सकती है, इसलिए आपको इसको तैयार कर लेना है, मतलब याद कर लेना है, तैयार का मतलब यही है। तो मैं बताया कि बाजार एक अदृश्य हाथ है। क्या, बाजार क्या है, एक अदृश्य हाथ है, जो हाथ द्वारा नियंत्रित होता है। उनके अनुसार जब हर व्यक्ति अपने लाभ के लिए काम करता है तो समाज का भला अपने आप हो जाता है। उन्हें अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप का विरोध किया जाता है। क्या था, क्या उन्होंने अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप का विरोध किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, बाजार को एक सामाजिक संस्था के रूप में स्पष्ट कीजिए।
तो इसके उत्तर में आपको लिखना होगा सामाजिक शास्त्रीय दृष्टि से बाजार सिर्फ वस्तुओं के लेन देन की जगह नहीं बल्कि एक सामाजिक संस्था है। यहाँ आर्थिक क्रिया सामाजिक संबंधों, जाति और नातेदारी से जुड़ी होती है। जैसे भारत के पारंपरिक साप्ताहिक बाजारों में व्यापार के साथ साथ सामाजिक मेल जोल और रिश्तेदार बने होते हैं रिश्ते बनते हैं क्या सामाजिक मेलझोल और रिश्ते भी बनते हैं बाजार के द्वारा, ये सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 13, अदृश्य हाथ इनविजिबल हैंड का तात्पर्य क्या है? तो इसके उत्तर में आपको लिखना होगा यह एडम स्मिथ द्वारा दी गई एक अवधारणा है। इसका अर्थ है कि बाजार की शक्तियाँ मांग और आपूर्ति स्वतंत्र रूप से काम करती है और बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाए रखती है। यह व्यक्ति के निजी स्वार्थ को सामाजिक लाभ में बदल देता है। क्या व्यक्ति के स्वार्थ को किस में बदलता है? तो लाभ में बदल देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अदरवाइज़ आपकी मर्जी है इसमें हम केवल आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखेंगे। व्यापार की सफलता में जाति व एवं नातेदारी संपर्क कैसे योगदान कर सकते हैं? तो इसके उत्तर में लिखना होगा आपको व्यापार में सफलता के लिए आपसी भरोसा बहुत ज़रूरी है। क्या व्यापार में सफलता के लिए आपसी भरोसा बहुत ज़रूरी है? जाति और नातेदारी के नेटवर्क व्यापारियों को एक साथ जोड़ते हैं जिससे उन्हें व्यापार के लिए कर्ज क्रेडिट आसानी से मिल जाता है। जिससे क्या होता है, नेटवर्क व्यापारियों को साथ जोड़ते हैं जिससे उन्हें व्यापार के लिए कर्ज यानी क्रेडिट लोन आसानी से मिल जाता है और सूचनाओं का आदान प्रदान जल्दी होता है। इससे व्यावसायिक जोखिम कम हो जाते हैं और सफलता बढ़ती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, जजमानी व्यवस्था किसे कहते हैं? तो इसमें लिखना होगा आपको यह पारंपरिक भारतीय गांवों की एक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था थी। क्या यह पारंपरिक भारतीय गांवों की एक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था थी जहां सेवा करने वाली जातियां जैसे नाई धोबी अपने मालिकों को या उच्च जातियों जजमान को साल भर सेवा प्रदान करती थीं। क्या साल भर सेवा प्रदान करती थीं? सिंपल लैंग्वेज में समझो तो ये है कुछ निम्न हिंदू जातियां उच्च जातियों के जजमान यानी उच्च जाति के लोगों की साल भर सेवा प्रदान करती थीं। उसी को क्या कहते हैं? जजमानी व्यवस्था कहते हैं। इसके बदले वे उन्हें फसलों के समय अनाज या अन्य उपहार दिए जाते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 16, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूर्वाग्रह और अन्य किस्म की राय या विश्वास के बीच कैसे भेद करेंगे? तो कैसे भेद करेंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वाग्रह प्रीजुडाइज एक ऐसी राय है जो बिना किसी वास्तविक अनुभव या साक्ष्य के किसी समूह के प्रति पहले से ही बना ली जाती है। सामान्य राय या विश्वास तथ्यों पर आधारित हो सकते हैं लेकिन पूर्वाग्रह अक्सर तर्कहीन और नकारात्मक होते हैं जिन्हें बदलना मुश्किल होता है। क्या पूर्वाग्रह कैसे होते हैं? तर्कहीन और नकारात्मक, इनको बदला भी नहीं जा सकता। अगला क्वेश्चन देखेंगे 17 है आपका, सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार से क्या आशय है? तो इसके उत्तर में आपको लिखना होगा यह वह स्थिति है जहां समाज के कुछ समूहों को उनकी मर्जी के खिलाफ मुख्य धारा की सुविधा, अधिकारों और अवसरों से दूर रखा जाता है। यह केवल आर्थिक गरीबी नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से लोगों को अलग थलग करने की प्रक्रिया है। क्या है? लोगों को सामाजिक और राजनीतिक रूप से अलग थलग करने की प्रक्रिया है सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप
18 क्वेश्चन है अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी क्या है? तो इसके उत्तर में आपको लिखना होगा यह जाति व्यवस्था का सबसे क्रूर रूप है। तो सबसे क्रूर रूप है जिसमें कुछ निचली जातियों को अपवित्र मानकर उनसे शारीरिक संपर्क से बचा जाता है। उनसे शारीरिक संपर्क से बचा जाता है। अस्पृश्यता के कारण इन लोगों को मंदिरों, सार्वजनिक कुओं और अन्य सुविधाओं का उपयोग करने से रोका जाता रहा है, जो अब कानून अपराध है। अब क्या है? कानून अपराध है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 क्वेश्चन, सांप्रदायिकता यानी कम्युनलिज्म क्या है? निवारण के सुझाव दीजिए। तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं सांप्रदायिकता वह विचारधारा है जो अपने धार्मिक समूह को दूसरे धर्मों से श्रेष्ठ मानती है। यानी अपने समूह को हम श्रेष्ठ माने और दूसरे धर्म की इज्जत ना करें, उसको हम नीच माने। सिंपल सी लैंग्वेज ये है। तो इसमें यही है, मतलब अपने धर्म को श्रेष्ठ माना जाता है और दूसरे धर्म को श्रेष्ठ नहीं माना जाता और उनके प्रति नफरत फैलाती है। क्या सांप्रदायिकता दूसरे धर्मों के बीच क्या फैलाती है? दूसरे धर्मों को नफरत यानी घृणा फैलाती है। इसके निवारण के लिए धर्मनिरपेक्ष शिक्षा, सांप्रदायिकता सद्भाव को बढ़ावा देने वाले कानून और सभी धर्मों के बीच आपसी संवाद बढ़ाना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 क्वेश्चन नंबर आपका, क्षेत्रवाद रीजनलिज्म का क्या अर्थ है? बढ़ावा देने वाले कारक बताइए। तो इसके उत्तर में आपको लिखना होगा अपने विशेष क्षेत्र के प्रति अत्यधिक प्रेम और वफादारी दिखाना क्षेत्रवाद है। किसके प्रति? अपने विशेष यानी स्पेशल एरिया के प्रति अत्यधिक प्रेम वफादारी दिखाना ही क्या है? एक क्षेत्रवाद है। इसे बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारक क्या हो सकते हैं? आर्थिक पिछड़ापन, भाषाई भिन्नता और क्षेत्रीय संसाधनों पर अधिकार की भावना है। इसे अक्सर अलग राज्य या स्वायत्तता की मांग उठती है। तो किसकी मांग उठती है? तो स्वायत्तता की मांग उठती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 21 आपका, अल्पसंख्यक का समाजशास्त्रीय अर्थ क्या है? तो इसमें आपको क्या लिखना होगा? समाजशास्त्र में अल्पसंख्यक का अर्थ केवल संख्या में कम नहीं होना, क्या अर्थशास्त्र में अल्पसंख्यक के अर्थ केवल कम यानी जनसंख्या कम होना नहीं, बल्कि वह समूह है जिसे समाज के अन्य समूह की तुलना में कम शक्ति, विशेषाधिकार और अवसर प्राप्त होते हैं। इनके पास अक्सर राजनीतिक और आर्थिक संसाधनों की कमी होती है और ये अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को लेकर सचेत होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 22 है आपका, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी से आप क्या समझते हैं? तो पूछा जा सकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ओबीसी उन जातियों या समूहों को कहा जाता है जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, लेकिन वे दलित, एससी या आदिवासी एसटी वर्ग में शामिल नहीं। उनके उत्थान के लिए मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। किसका? एससी एसटी यानी दलित या आदिवासी वर्ग में जो शामिल नहीं हैं वह इनके लिए क्या है? उत्थान के लिए इनके लिए मंडल आयोग यानी ओबीसी मंडल आयोग की सिफारिश के आधार पर सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रभु जाति डोमिनेंट कास्ट की 3 मुख्य विशेषता बताइए। तो इसमें आपको लिखना होगा, पहली विशेषता है संख्यात्मक बल। उस जाति के लोगों की संख्या उस क्षेत्र में काफ़ी अत्यधिक होती है। आर्थिक शक्ति, उनके पास उपजाऊ जमीन का एक बड़ा हिस्सा होता है जिससे वे आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं। और अगला देखेंगे, राजनीतिक प्रभाव, स्थानीय राजनीति और निर्णय में उनका दबदबा होता है।
जिससे वे अन्य जातियों पर प्रभाव डालते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 24। सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए संविधानों में क्या प्रावधान हैं? तो संविधान में क्या प्रावधान हैं? तो आपको लिखना होगा भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय के लिए अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत, अनुच्छेद 15 भेदभाव पर रोक और अनुच्छेद 16 अवसर की समानता दिए गए हैं। साथ ही समाज के पिछड़े वर्गों, दलितों और आदिवासियों के लिए आरक्षण और विशेष योजनाओं का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 है आपका, राज्य, स्टेट और राष्ट्र, नेशन में क्या अंतर है? तो इसके आंसर में लिखना होगा आपको राज्य एक राजनीतिक संस्था है जिसके पास निश्चित क्षेत्र, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता होती है। वही राष्ट्र एक सांस्कृतिक और भावनात्मक पहचान है जो साझा भाषा, इतिहास या धर्म के कारण लोगों को एकजुट करती है। एक राज्य में कई राष्ट्र हो सकते हैं और एक राष्ट्र कई राज्यों में फैला हो सकता है। इसमें क्या है, जो हमारा राष्ट्र है एक सांस्कृतिक भावना की पहचान होती है, एक सांस्कृतिक भावनात्मक क्या होती है, पहचान होती है। जो राज्य है एक राजनीतिक संस्था है जिसके पास निश्चित क्षेत्र भी होता है और जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता होती है। क्या होता है राज्य के पास? निश्चित क्षेत्र, जनसंख्या, सरकार होना चाहिए, होती है। और वह राष्ट्र क्या, सांस्कृतिक और भावनात्मक पहचान होती है उसकी, जो साझा एक भाषा, इतिहास, धर्म के कारण लोगों को एकजुट करती है। एक राज्य में कई राष्ट्र हो सकते हैं, जैसे एक राज्य में कई राष्ट्र हो सकते हैं और एक राज्य कई राज्यों में फैला हो सकता है। राज्य यहाँ पर आप ये मत सोचना स्टेट यहाँ पर उसको बोला जाता है राष्ट्र को, राष्ट्र यानी बोले तो देश को। ये राष्ट्र, नेशन है, इनमें अंतर पूछा गया है। राज्य मतलब अगर आप पॉलिटी के स्तर पर जाओगे तो राज्य और स्टेट एक ही भाषा होती हैं, लेकिन हमारे इस टाइम में यानी ये इस प्रेजेंट समय में इनको हम अलग भाषा में पढ़ते हैं। राज्य अलग होता है, नेशन अलग होता है। नेशन क्या होता है? नेशन एक पूरा देश होता है और राज्य देश के अंदर होता है, समझ रहे हो। लेकिन हम पॉलिटी में अगर जाएंगे तो राज्य को ही, नेशन को ही राज्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 26 है, सांप्रदायिकता या संप्रदायवाद क्या है? तो इसके उत्तर में आपको लिखना होगा, देखेंगे इसके उत्तर में क्या लिखना है आपको। सांप्रदायिकता एक ऐसी आक्रामक विचारधारा है। क्या सांप्रदायिकता कैसी आक्रामक विचारधारा है? जिसमें व्यक्ति अपने धार्मिक समूह को राष्ट्र और समाज के अन्य समूह से ऊपर मानता है। क्या? जिसमें व्यक्ति अपने धार्मिक समूह यानी मैं अपने धार्मिक समूह को राष्ट्र और अन्य समाज के अन्य समूह से ऊपर मानता हूँ, समझ रहे हो। यह इस धारणा पर आधारित होती है, इस धारणा पर आधारित है कि एक ही धर्म के लोगों के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हित समान होते हैं। क्या? राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हित समान होते हैं और वे दूसरे धर्मों के हितों से अलग या उनके विरोधी होते हैं। उनके हितों से अलग या उनके विरोधी होते हैं। सांप्रदायिकता अक्सर धार्मिक पहचान के आधार पर समाज में विभाजन यानी घृणा और हिंसा का कारण बनती है। किसका कारण बनती है? अक्सर सांप्रदायिकता समाज में धार्मिक पहचान आधार पर समाज में विभाजन यानी समाज का बंटवारा और घृणा यानी उनसे हम किसी भी प्रकार की घृणा रखना और अहिंसा का कारण बन सकती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 27 है आपका, अल्पसंख्यक वर्ग क्या है, क्या होता है, इन्हें राज्य से संरक्षण की जरूरत क्यों है? तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं
समाजशास्त्रीय दृष्टि से अल्पसंख्यक वह समूह है जिनके सदस्यों की संख्या समाज के अन्य समूहों बहुसंख्यकों की तुलना में कम होती है। यानी जैसे हमारे यहाँ पर हिंदू समाज अल्पसंख्यक में है और मुस्लिम समाज, सिख समाज, यह जैन समाज ये किस में है, अल्पसंख्यक में है, और हिंदू समाज बहुसंख्यक में है। सिंपल सी लैंग्वेज समझो, अल्पसंख्यक कौन होते हैं, जिनकी जनसंख्या कम होती है, और बहुसंख्यक जिस धर्म की जनसंख्या अधिक होती है वह। तो जिनके पास राजनीतिक, सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक शक्ति भी कम होती है। अल्पसंख्यक के पास क्या हो सकती है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक शक्ति भी कम हो सकती है। जब हमारी जनसंख्या कम होगी तो हमारी शक्ति भी कम होगी। इन्हें राज्य से संरक्षण की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुसंख्यकों के वर्चस्व के कारण अल्पसंख्यकों की भाषा, धर्म और संस्कृति के लुप्त होने का खतरा बना रहता है। राज्य संरक्षण उन्हें भेदभाव से बचाकर समान अवसर सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है आपका, सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई एक्ट क्या है, इसकी उपलब्धियों की चर्चा कीजिए। तो इसके उत्तर में आपको लिखना होगा, सूचना का अधिकार यानी आरटीआई एक्ट 2005 में पारित हुआ, जो नागरिकों को सरकारी कार्यों और निर्णयों की जानकारी प्राप्त करने का कानूनी अधिकार देता है। इसकी प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित हैं। इसकी प्रमुख उपलब्धियां क्या हैं, निम्नलिखित हैं। तो क्या है देखेंगे, यह शासन में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही है। क्या है आरटीआई एक्ट, यह शासन में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही लेकर आया है। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी लेकर आया है। क्या आरटीआई एक्ट, इसे सरकारी स्तर पर होने वाले भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्या इसमें किसमें निभाई है इसने भूमिका अपनी, इसने सरकारी स्तर पर जो होने वाले भ्रष्टाचार हैं, घोटाले हैं, उन पर लगाम लगाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह आम जनता को सत्ता के करीब लाकर लोकतंत्र को वास्तविक रूप से मजबूत बनाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 29 है क्वेश्चन नंबर, सामाजिक सर्वेक्षण से आप क्या समझते हैं। तो इसके उत्तर में आपको लिखना होगा, सामाजिक सर्वेक्षण वैज्ञानिक अनुसंधान की वह पद्धति है जिसमें किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के क्षेत्र से किसी विशेष सामाजिक समस्या या विषय पर तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। इसमें प्रश्नावली, साक्षात्कार या व्यक्तिगत अवलोकन के माध्यम से आंकड़े जुटाए जाते हैं। सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य सामाजिक घटनाओं का विश्लेषण करना, जनमत जानना और प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर सामाजिक योजनाओं या सुधारों का खाका तैयार करना होता है। तो क्या है, ये सामाजिक सर्वेक्षण वैज्ञानिक अनुसंधान पद्धति है। क्या सामाजिक सर्वेक्षण से आप क्या समझते हैं, तो एक इसमें भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के समूह से किसी विशेष समस्या या विषय पर तथ्य एकत्रित होते हैं। ठीक है, इसमें प्रश्नावली यानी साक्षात्कार, इंटरव्यू या व्यक्तिगत अवलोकन के माध्यम से आंकड़े जुटाए जाते हैं। सर्वेक्षण मुख्य उद्देश्य सामाजिक घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है। जनमत जानना और प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर सामाजिक योजना या सुधारों का खाका तैयार करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 38 है आपका, हाँ, साक्षात्कार पद्धति क्या है, इसके प्रमुख गुणों का वर्णन कीजिए। तो इसके उत्तर में आपको लिखना होगा, साक्षात्कार इंटरव्यू सामाजिक अनुसंधान की वह विधि है
सामाजिक अनुसंधान की वह विधि है जिसमें अनुसंधानकर्ता और उत्तरदाता आमने सामने बैठकर अनुसंधानकर्ता और उत्तरदाता आमने सामने बैठकर किसी विशेष विषय पर व्यवस्थित बातचीत करते हैं। इसके प्रमुख गुण देखेंगे। गुण क्या हो सकते हैं, मतलब ये जो साक्षात्कार है, इंटरव्यू है, जैसे आप कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हो तो वहाँ पर एक मैनेजर या एचआर बैठा होगा और एक तुम अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाओगे, तो वहाँ पर एचआर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, आप उसका जवाब दोगे, तो इसी को साक्षात्कार कहते हैं। इसके बारे में तो आप लिख सकते हो, इतने तो चालाक हो, यू आर चालाक ब्रो। हाँ, देखेंगे क्वेश्चन, इसके गुण देखेंगे। प्रत्यक्ष संपर्क, इसमें उत्तरदाता के हाव भाव और भावनाओं को प्रत्यक्ष रूप से समझा जा सकता है। लचीलापन, अनुसंधानकर्ता परिस्थिति के अनुसार प्रश्न बदल सकता है या स्पष्टीकरण मांग सकता है। स्पष्टीकरण मांग सकता है या प्रश्न भी बदल सकता है। आप एचआर कुछ भी कर सकते हैं, उनकी सरकार है। गहन अध्ययन, इसके माध्यम से व्यक्ति और गोपनीय जानकारी अधिक गहराई से प्राप्त की जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 31 है आपका। इसमें क्या लिखना है, आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन से आप क्या समझते हैं। तो इसके उत्तर में आपको क्या लिखना होगा, तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं, आधुनिकीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें समाज अपने पारंपरिक मूल्यों और ढांचे को छोड़कर आधुनिक वैज्ञानिक, तकनीकी और तर्कसंगत दृष्टिकोण को अपनाता है। तर्कसंगत दृष्टिकोण को अपनाता है। इसमें औद्योगिक विकास, नगरीकरण, शिक्षा का प्रसार और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सम्मान बढ़ाता है। क्या है इसमें, यह एक जो पारंपरिक मूल्यों और ढांचे को छोड़कर आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक और तर्क संगत दृष्टिकोण को अपनाता है। इसमें औद्योगिक विकास, नगरीकरण, शिक्षा का प्रसार और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सम्मान बढ़ाता है। आधुनिकीकरण केवल वेशभूषा या तकनीक तक सीमित नहीं, बल्कि यह सोचने के तरीके में बदलाव है, जहां व्यक्ति अंधविश्वास की बजाय तर्क और मानवतावाद को प्राथमिकता देता है। किसके बाद में, आधुनिकीकरण में जो हम हैं, व्यक्ति हैं, या टाइम हम मॉडर्नाइजेशन में ही हैं, तो हम अपनी सोच को थोड़ा डेवलप करेंगे, तर्क संगत बनाएंगे, थोड़ा सोचेंगे, तो उसमें हम अंधविश्वास पे कम ध्यान देकर मानवतावादी पर ज़्यादा ध्यान देंगे, और मॉडर्नाइजेशन में औद्योगिकरण, अपने व्यापार पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो यही है, आधुनिकीकरण में आप भी लिख सकते हो अपने बनाकर थोड़ा बहुत, लेकिन आप ज़्यादा उल्टा सीधा मत लिख कर ना आना, इससे एग्जामिनर को लगता है कि बंदा उल्टा सीधा लिख कर चला गया और उससे आपके नंबर कट जाते हैं। लिखो बेशक कम, लेकिन ऐसा लिखो कि एग्जामिनर कम पे ही आपके पूरे नंबर दे दे, समझ रहे हो। तो आपको ये नहीं करना कि हमें कॉपी भरनी है, कॉपी भरने वाले भी फेल हो जाते हैं। तो आपको लिखना है, तर्कपूर्ण लिखना है, ऐसा लिखना है कि एग्जामिनर आपकी कॉपी को देखकर, आपके लिखाई को देखकर एक बार में ही आपके पूरे नंबर लिख दे, ले भाई ले, तेरे 5 नंबर इस क्वेश्चन पर पक्के, समझ रहे हो। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, 32 है क्वेश्चन नंबर, क्षेत्रवाद की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो इसके उत्तर में आप क्या लिख सकते हैं, क्षेत्रवाद भारतीय लोकतंत्र और एकता के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसकी प्रमुख समस्या निम्नलिखित है। तो इसकी समस्या क्या है क्षेत्रवाद की, तो राष्ट्रीय एकता को खतरा। क्षेत्रवाद के कारण लोग देश के हितों के बजाय अपने क्षेत्र के हितों को प्राथमिकता देने लगते हैं। राज्य के बीच तनाव हो सकता है, यह राज्यों के बीच संसाधनों जैसे पानी या सीमाओं को लेकर विवाद और संघर्ष पैदा करता है। अलगाववाद को बढ़ावा, कई बार क्षेत्रवाद इतना उग्र हो जाता है कि लोग अलगाव राज्य या देश की मांग करने लगते हैं, जिससे देश की अखंडता खतरे में पड़ जाती है। असंतुलन विकास, राजनीतिक दल अक्सर उन क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देते हैं जहां उनका प्रभाव होता है, जिससे अन्य क्षेत्र पिछड़ जाते हैं।
अगला क्वेश्चन देखेंगे 33 है, नगरीकरण क्या है, इसके गुण और दोषों की व्याख्या कीजिए। 6 नंबर में पूछा जाएगा और मस्त आपके 6 नंबर दिला के जाएगा। तो हमारी क्लास को ज़रूर मतलब देखेंगे, हाँ देखेंगे। कंटेंट तो हम अच्छा रेडी कर रहे हैं, कंटेंट में कोई कमी नहीं है आपके में, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके मॉडल के क्वेश्चनों को ना उठाएं। मतलब मॉडल के क्वेश्चन तो हम देख लेते हैं, क्वेश्चन तो हम किताबों से छांटते हैं, पेपर को देखते हैं पुराने को, कैसे कैसे क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है। और हम कोशिश करेंगे कि 3 क्लास ये हो जाएंगी आपकी, चौथी हो जाएगी आपकी ऑप्शनल वाली। तो 4 क्लासों में आपका पूरा मॉडल पेपर और पूरी किताब के जो क्वेश्चन हैं उनका सभी का संपूर्ण निचोड़ हो जाएगा, समझ रहे हो। और उसके बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे इन सभी क्लासों में से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास की महामैराथन। एक ही क्लास में हम 5 नंबर के, 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स और 8 नंबर के क्वेश्चनों को एक ही क्लास में किसी दिन लाइव कर देंगे, अगर आप कमेंट बॉक्स में बोलोगे तो। और हो सकता है हम जल्दी कर दें उनको, अगर आप राजी रहिए तो आप भी थोड़ा हमें मोटिवेट करिएगा तो जल्दी कर देंगे हम। हाँ देखेंगे क्या है, नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसके तहत ग्रामीण जनसंख्या रोजगार और बेहतर सुविधाओं की तलाश में शहरों की ओर पलायन करती है। क्या जो हम गांव के लोग हैं अपने नए रोजगार के लिए गांव छोड़कर शहर में चले जाते हैं, तो नगरीकरण की यही प्रक्रिया है। इसके गुण देखेंगे, गुण क्या है, यह आधुनिक शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और रोजगार के विविध अवसर प्रदान करती है, यानी नए अवसर प्रदान करती है आधुनिक नगरीकरण। यह जातिगत भेदभाव को कम करने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में सहायक है। दोष देखेंगे, इसके दोष में आपको क्या लिखना होगा, शहरों में जनसंख्या के अत्यधिक दबाव से आवास की कमी, प्रदूषण, झुग्गी बस्तियां, प्रदूषण और अपराध बढ़ते हैं। साथ ही यह संयुक्त प्रणाली के विघटन का एक मुख्य कारण है। किसका, संयुक्त परिवार प्रणाली के विघटन का मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना, क्या है क्वेश्चन, औद्योगिकरण के भारतीय सामाजिक संरचना पर पड़ने वाले 2 प्रभाव बताइए। तो क्या है, इसके उत्तर में लिखेंगे आप, औद्योगिकरण ने भारतीय समाज के पारंपरिक ढांचे में गहरे बदलाव किए हैं। जाति व्यवस्था में शिथिलता, कारखानों और दफ्तरों में विभिन्न जातियों के लोग एक साथ काम करते हैं, जिससे छुआछूत और जातिगत भेदभाव के नियमों में कमी आई। क्या है, एक बार और पढ़ लेते हैं, अच्छा समझ में आ जाता है, दूसरी बार पढ़ते हैं हम। तो औद्योगिकरण ने भारतीय समाज के पारंपरिक ढांचे में गहरा बदलाव किए और जाति व्यवस्था में शिथिलता, कारखानों दफ्तरों में विभिन्न जातियों के लोग एक साथ काम करते हैं, जिससे छुआछूत, जातिगत भेदभाव के जो नियम हैं उनमें कमी होती है या कमी आई है। परिवार की संरचना में बदलाव, औद्योगिकरण के कारण लोग रोजगार के लिए शहरों की ओर पलायन करते हैं, यानी शहरों की ओर जाते हैं, जिससे पारंपरिक संयुक्त परिवार टूटने लगे हैं और एकल परिवार यानी न्यूक्लियर फैमिलीज का चलन बढ़ गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 है, संस्कृति किस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहन कर देती है। तो किस प्रकार से प्रोत्साहन देती है, तो संस्कृति सामाजिक परिवर्तन के लिए एक प्रेरक शक्ति का कार्य करती है। जब समाज के सांस्कृतिक मूल्यों और विश्वासों और विचारों में बदलाव आता है तो वह सामाजिक ढांचे को भी बदल देता है। उदाहरण के लिए शिक्षा और तर्कसंगत सोच के प्रसार ने सती प्रथा और अस्पृश्यता जैसी कुरीतियों को खत्म करने में मदद की। साथ ही पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव ने हमारी जीवन शैली, पहनावे और खान पान को बदलकर समाज में एक नया दृष्टिकोण पैदा किया, जो प्रगतिशील बदलावों को बढ़ावा देता है।
किसको? प्रगतिशील बदलावों को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। 36 है, खदान मजदूरों की कार्यदशाओं की विवेचना कीजिए। तो खदान मजदूरों की जो कार्यदशा है उसकी विवेचना कीजिए। तो खदानों में काम करने वाले मजदूर की स्थिति अत्यंत कष्टदायक और जोखिम भरी होती है। उन्हें ज़मीन के काफ़ी नीचे दम घोटू वातावरण में काम करना पड़ता है, जहां रोशनी और ताज़ी हवा की भारी कमी होती है। खदानों की छत गिरने या पानी भरने से हमेशा जान का खतरा बना रहता है। इसके अलावा कोयले या पत्थरों की धूल से उन्हें फेफड़ों की गंभीर बीमारियां जैसे सिलिकोसिस हो जाती हैं। क्या है? मजदूरों की खदान। तो खदानों में जो करने वाले मजदूर काम हैं तो ये कष्टदायक काम होता है, जोखिम भरा काम होता है। हम कई फीट ज़मीन के अंदर होते हैं, वहाँ पर ना ही तो हमें साफ वातावरण मिलता है, ना ही हमको शुद्ध हवा मिलती है, और वहाँ पर बारिश पड़ने पे पानी भरने का और मिट्टी नीचे खिसक जाने का डर भी बना रहता है। तो वहाँ पर, और कोयले की खदान में आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वहाँ पर गैस, तो उससे फेफड़े बहुत जल्दी ख़राब होते हैं, तो हृदय के रोग हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 37 है, संस्कृति पर भूमंडलीकरण के प्रभाव की संक्षेप में चर्चा करें। तो इसके उत्तर में आप लिख देंगे, भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन ने भारतीय संस्कृति को दो तरह से प्रभावित किया है। सकारात्मक, भारतीय योग, आध्यात्मिक ज्ञान और व्यंजनों जैसे चिकन टिक्का की लोकप्रियता पूरी दुनिया में बढ़ी। नकारात्मक क्या है? तो नकारात्मक में पश्चिमी जीवन शैली और खान पान जैसी बर्गर, पिज़्ज़ा के बढ़ते प्रभाव से हमारी पारंपरिक भाषा और रीति रिवाज पीछे छूट रहे हैं। इसे अक्सर सांस्कृतिक समरूपता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 38 है आपका, भारत में भूमि सुधार के महत्व की चर्चा कीजिए। तो स्वतंत्रता के बाद भारत में भूमि सुधार अत्यंत महत्वपूर्ण रहे। भारत में स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार अत्यंत महत्वपूर्ण रहे क्योंकि इसने जमींदारी प्रथा का अंत करके बिचौलियों का शोषण खत्म किया। चकबंदी के माध्यम से बिखरे हुए खेतों को एक जगह इकट्ठा किया, जिससे आधुनिक खेती करना आसान हुआ। आधुनिक खेती करना आसान हुआ। इससे खेती की पैदावार बढ़ी और ग्रामीण समाज में भूमि का वितरण अधिक न्यायपूर्ण हुआ, जिससे गंभीर किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार आया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 39 क्वेश्चन नंबर, हरित क्रांति के कृषक समाज पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो इसके उत्तर में आपको लिखना होगा, हरित क्रांति ने भारतीय कृषक समाज को पूरी तरह बदल दिया है। आर्थिक समृद्धि, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान अधिक समृद्ध हुए। पूंजीवाद खेती अब केवल जमीन निर्वाह के लिए नहीं बल्कि बाजार में लाभ कमाने के लिए मशीनों और रसायनों की मदद से होने लगी। असमानता, इसका मतलब अगला प्रभाव क्या है? असमानता है। तो इसका लाभ मुख्य रूप से बड़े किसानों को मिला, जबकि छोटे किसान कर्ज के जाल में फंसे रह गए, जिससे गांवों में आर्थिक खाई बढ़ी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 40 है क्वेश्चन नंबर आपका। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या लिखना होगा? संविधान से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन कितने दिनों में, कितने साल में और कितने महीनों में बनके तैयार हुआ, ये आपको बताओगे। और भारतीय संविधान का जनक किसको कहा जाता है, ये इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। और इसकी समिति कौन सी समिति थी और उसके अध्यक्ष कौन थे, ये बता सकते हो आप, तो हमको बताना ज़रूर। और इसमें कितने सदस्य थे ये भी बता देना। और इसके संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वह कौन थे, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में हैं।
और होमवर्क से कभी आपको बचना नहीं चाहिए। अगर आपको पता है तो तहे दिल से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, अगर नहीं पता तो अदरवाइज़ आपको पता चल जाना चाहिए। आप द्वारा पोज करके या कैसे भी करके गूगल करके इनका आंसर कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताना, क्योंकि आप अपनी खुद की रिसर्च से काफ़ी अच्छा याद रख पाते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी में लॉक होता है। हाँ, तो देखेंगे क्या है। संविधान नियमों, सिद्धांतों और कानूनों का वह लिखित दस्तावेज है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। यह सरकार के विभिन्न अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों को निर्धारित करता है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक न्याय जैसे छुआछूत का अंत लाने का एक प्रमुख साधन है। संविधान क्या है, दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन को, दोबारा समझ में आ जाएगा। संविधान नियमों, सिद्धांतों और कानूनों का वह लिखित दस्तावेज है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। यह सरकार के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, हमारे देश में 3 ही अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की शक्तियों को निर्धारित करता है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक न्याय जैसी छुआछूत का अंत लाने का एक प्रमुख साधन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 41। भारत में दहेज प्रथा के कारण और परिणाम बताइए। तो दहेज प्रथा एक का प्रमुख कारण क्या है? पितृसत्तात्मक सोच यानी जो पिता के तरफ सोच होती है, और सामाजिक प्रतिष्ठा की झूठी भावना। क्या? सामाजिक प्रतिष्ठा की झूठी भावना, जहाँ पर वर वधू पक्ष से एक मिनट रुक जाओ। हाँ, तो कहाँ थे? जहाँ पर वधू पक्ष से धन की मांग करता है। वर क्या नहीं, वर होता है दुल्हा राजा अपना, और वधू कौन होती है? वधू होती है उसकी दूल्हे राजा की पत्नी, जिससे उनका रिश्ता तय हुआ है या उनसे शादी होने वाली है। तो इसके लिए इसके परिणाम अत्यंत भयानक होते हैं, जैसे बहुओं का मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न, दहेज, हत्या और गरीब परिवारों पर भारी कर्ज का बोझ। इससे समाज में बेटियों को बोझ समझा जाने लगता है और जो कन्या भ्रूण हत्या जैसी बुराइयों को जन्म देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 42। सामाजिक परिवर्तन लाने में शिक्षा की भूमिका स्पष्ट कीजिए। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली साधन है। यह लोगों के सोचने के तरीकों को बदलती है और उन्हें अंधविश्वास व पुरानी कुरीतियों जैसे छुआछूत, बाल विवाह के खिलाफ जागरूक करती है। शिक्षा के माध्यम से लोकतांत्रिक मूल्यों, समानता और तर्कसंगत दृष्टिकोण का विकास होता है। जब व्यक्ति शिक्षित होता है तो वह नई तकनीक और आधुनिक जीवन शैली को अपनाता है, जिससे पूरे समाज का ढांचा बदल जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 43 है, प्रभु जाति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसमें उत्तर में क्या लिखेंगे आप? एम.एन. श्रीनिवास द्वारा दी गई इस अवधारणा का अर्थ उस जाति से है जिसका किसी क्षेत्र विशेष में दबदबा होता है। प्रभु जाति की 3 मुख्य पहचान होती हैं। पहला, उनकी संख्या अधिक होना। दूसरा, उनके पास क्षेत्र की अधिकांश उपजाऊ भूमि का होना। और तीसरा, राजनीतिक व सामाजिक निर्णयों में उनका शक्तिशाली होना। ऐसी जातियां स्थानीय सामाजिक पदानुक्रम को नियंत्रित करती हैं और अन्य जातियां अक्सर इनका अनुकरण करती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 44 क्वेश्चन है आपका, कृषक आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? तो इसके उत्तर में आपको लिखना होगा, भारत में कृषक आंदोलन के प्रमुख कारण औपनिवेशिक काल में अत्यधिक लगान, टैक्स, जमींदारों द्वारा शोषण और बेगारी प्रथा थी। आज़ादी के बाद भी
फसलों के सही दाम न मिलना, सिंचाई सुविधा का अभाव और कर्ज के जाल में फंसना आंदोलन का मुख्य कारण रहा। किसान अपनी ज़मीन की सुरक्षा और बेहतर आर्थिक नीतियों के लिए समय समय पर संगठित होकर अपनी आवाज़ उठाते रहे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 45 है, पंथ निरपेक्षता सेकुलरिज्म से आप क्या समझते हैं? तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं, पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य या सरकार का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होगा और वह सभी धर्मों के प्रति तटस्थ रहेगा। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में इसका महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यह प्रत्येक नागरिक को अपनी पसंद के धर्म को मानने और इसका प्रचार करने की पूरी आज़ादी देता है। राज्य धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करता और सभी को समान अधिकार सुनिश्चित करता है। क्या है पंथ निरपेक्षता का अर्थ? क्या है? राज्य सरकार का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होता, उसको सभी धर्मों को समान सम्मान देना होता है। वह सभी धर्मों के प्रति तटस्थ होता है, यानी सभी धर्मों का समान सम्मान करते हैं। भारत में जैसे विविधतापूर्ण देश में इसका महत्व बहुत अधिक है। हमारे देश में अनेक प्रकार के कई प्रकार के वो पाए जाते हैं धर्म, मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म, बौद्ध धर्म, समझ रहे हो? तो इन सभी का हमारे देश में सभी का आदर पूर्ण किया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक ही धर्म को विशेष माना जाता है। हाँ, अपनी पसंद के धर्म को मानने और उसका प्रचार करने की पूरी आज़ादी देता है। पंथ निरपेक्षता राज्य के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करता और सभी को समान अधिकार सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्रामीण समाज की 4 विशेषताएं बताइए। तो ग्रामीण समाज की 4 विशेषता क्या हो सकती हैं? तो पहली विशेषता है कृषि मुख्य व्यवसाय। ग्रामीण समाज में कृषि मुख्य व्यवसाय है, पहली विशेषता। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ के अधिकांश लोगों की आजीविका यानी लाइफलाइन जो है उनकी का मुख्य साधन खेती और पशुपालन होता है। दूसरा उद्देश्य देखेंगे, प्राकृतिक जुड़ाव। ग्रामीण लोग प्रकृति के बहुत करीब होते हैं और उनका जीवन मौसम पर निर्भर रहता है या करता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगला देखेंगे, प्राथमिक संबंध। यहाँ लोगों के बीच आपसी और गहरे संबंध पाए जाते हैं। यहाँ लोगों के बीच आपसी और गहरे संबंध पाए जाते हैं, जहाँ हर कोई एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानता है। एक दूसरे को गांव में देखा होगा, सभी लोग आपस में संबंधों से जुड़े हुए होते हैं और सभी को भली भांति जानते भी रहते हैं। शहर में देखा होगा कौन किसको जानता है, कौन तू कौन मैं। संयुक्त परिवार। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी संयुक्त परिवार प्रणाली का काफ़ी महत्व है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 47 क्वेश्चन है आपका, ग्राम पंचायतों की भूमिका या दायित्व बताइए। रोल ऑफ ग्राम पंचायत। तो उसके उत्तर में लिखेंगे आप, ग्राम पंचायतों ग्रामीण विकास और स्वशासन की धुरी है। इनके प्रमुख दायित्व देखेंगे प्रमुख दायित्व क्या हैं। तो पहली है बुनियादी सुविधा। गांव में साफ सफाई, सड़कों और नालियों और रोशनी की व्यवस्था करना। सामाजिक कल्याण, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सरकारी योजनाओं जैसे मनरेगा को लागू करना। विकास कार्य, कृषि सुधार और जल संरक्षण के लिए तालाबों व कुओं का निर्माण या मरम्मत करना। विवाद निपटारा, ग्रामीण स्तर पर छोटे मोटे आपसी विवादों को सुलझाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 48 क्वेश्चन है आपका, हरित क्रांति के किन्हीं 3 प्रभावों का वर्णन कीजिए। इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इसके 3 इफेक्ट देखेंगे। हरित क्रांति ने भारतीय कृषि में क्रांतिकारी बदलाव लाए। तो पहला क्या है,
खाद्यान्न आत्मनिर्भर भारत अनाज विशेषकर गेहूं और चावल के मामले में आत्मनिर्भर बना और आयात पर निर्भरता खत्म हुई यानी आयात जो हम इंपोर्ट यानी इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, हाँ जो हम इंपोर्ट करते हैं। तकनीकी विकास खेती में आधुनिक मशीन, ट्रैक्टर, रासायनिक उर्वरकों और उन्नत बीजों HYV का उपयोग तेजी से बढ़ा। क्षेत्रीय असमानता इसका लाभ मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों को मिला, जिससे अन्य क्षेत्र पिछड़ गए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 49 क्वेश्चन है आपका। आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन के लक्षण या विशेषता बताइए। तो आधुनिकीकरण केवल नकल नहीं बल्कि एक प्रगतिशील सोच है। तर्क संगत दृष्टिकोण, अंधविश्वास के बजाय विज्ञान और तर्क के आधार पर निर्णय लेना है। औद्योगिक विकास, मशीनीकरण और बड़े पैमाने पर उत्पादन को बढ़ावा देना, यानी प्रोडक्शन को बढ़ावा देना। समानता और लोकतंत्र, जाति, धर्म या लिंग के भेदभाव के बिना सभी को समान अधिकार देना और लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनाना। नगरीकरण, गांवों से शहरों की ओर पलायन और आधुनिक सुख सुविधाओं का विस्तार। अगला क्वेश्चन देखेंगे 50, पश्चिमीकरण का क्या अर्थ है। तो इसके उत्तर में आपको लिखना होगा, समाजशास्त्री MN श्रीनिवासन के अनुसार लगभग 150 वर्षों के ब्रिटिश शासन के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज और संस्कृति में जो बदलाव आए उन्हें पश्चिमीकरण कहा जाता है। इसमें पश्चिमी देशों की जीवन शैली, वेशभूषा, खान पान, भाषा, अंग्रेजी और विचारधारा को अपनाना शामिल है। यह भारतीय समाज में आधुनिकीकरण लाने का एक प्रमुख जरिया बना, जिसने हमारी शिक्षा और अन्य न्याय प्रणाली को प्रभावित किया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 51 क्वेश्चन है। भारत में आधुनिक मास मीडिया का प्रारंभ कब हुआ। तो स्टार्ट ऑफ मॉडर्न मास मीडिया। भारत में आधुनिक मास मीडिया की शुरुआत औपनिवेशिक काल, यानी औपनिवेशिक काल किसको कहा जाता है, तो ब्रिटिश काल को कहा जाता है, जब हम पर अंग्रेजों का राज रहता था। कॉलोनियल पीरियड के दौरान हुई। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिकी द्वारा शुरू किया गया था। इसके बाद 1920 के दशक में रेडियो का आगमन हुआ और 1959 में टेलीविज़न यानी दूरदर्शन की शुरुआत हुई। इंटरनेट और डिजिटल मीडिया ने 21वीं सदी में मास मीडिया को पूरी तरह बदल दिया, जिससे सूचनाओं का प्रसार अब फलक झपकते ही किया हो जाता है। और अब तो AI का ज़माना चल रहा है, आपको पता है। चिपको आंदोलन क्या है। पर्यावरण के विकास में यह किस प्रकार सहायक है। तो इसके आंसर में लिखना होगा आपको, चिपको आंदोलन 1970 के दशक में उत्तराखंड, तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में वनों की, अब तो उत्तराखंड अलग हो गया है, अब उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये बात ध्यान रखना। अब उत्तराखंड एक अलग राज्य है। जिलों में वनों की, लेकिन उस समय पर 1970 में उत्तर प्रदेश में ही था। उस समय पर तो उत्तर प्रदेश में ही था, लेकिन अब अलग है। चमोली जिले में बने अंधाधुंध कटाई, जिले में बनों यानी पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए शुरू किया गया था। इसमें ग्रामीण महिलाएं पेड़ों से चिपक जाती थीं ताकि उन्हें कटने से बचा सकें। पर्यावरण विकास में इसके प्रमुख योगदान निम्नलिखित रहे। तो क्या रहे, देखेंगे हम आगे की ओर।
इसने वनों के संरक्षण के प्रति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता फैलाई। इसके परिणाम स्वरूप सरकार ने हिमालय क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर 15 साल का प्रतिबंध लगाया। इसने परिस्थिति संतुलन यानी इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने और स्थानीय समुदायों के जल जंगल जमीन पर अधिकार को मजबूत किया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 53 क्वेश्चन है। जनजातीय आंदोलन के परिणामों का उल्लेख कीजिए। रिजल्ट ऑफ ट्राइब्स मूवमेंट। भारत में हुए विभिन्न जनजातीय आंदोलनों जैसे संथाल मुंडा आंदोलन के दूरगामी परिणाम निकले। संवैधानिक सुरक्षा। इन आंदोलनों के दबाव के कारण संविधान में जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान जैसे 5वीं और 6ठी अनुसूची किए गए। जमीन की सुरक्षा। कई ऐसे कानून बने जो बाहरी लोगों दिक्कुओं और द्वारा आदिवासियों की जमीन हड़पने पर रोक लगाते हैं। सांस्कृतिक पहचान। आदिवासियों में अपनी विशिष्ट भाषा, संस्कृति और अधिकारों के प्रति गौरव और चेतना बढ़ी। पृथक राज्य की मांग। झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों का गठन इन्हीं आंदोलन की लंबी लड़ाई का परिणाम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 54। पंचायती राज संस्थाओं का संक्षिप्त मूल्यांकन कीजिए। तो एवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम। तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के बाद पंचायती राज संस्थाओं ने भारतीय लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत किया। संरचनात्मक पक्ष। इसने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया और महिलाओं व दलितों को आरक्षण के माध्यम से राजनीति में सक्रिय भागीदारी दी। गांवों में विकास योजनाओं का कार्यान्वयन अब अधिक प्रभावी है। नकारात्मक पक्ष। चुनौतियां हैं। आज भी कई जगह पंचायतों के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधनों फंड की कमी है। कई बार महिला जनप्रतिनिधियों की जगह उनके पति या परिवार के पुरुष सदस्य ही कार्य संभालते हैं। प्रधानपति संस्कृति जो वास्तविक शक्तिकरण में बाधा है। अगला सशक्तिकरण में बाधा है। आधुनिकीकरण के 5 लक्षण बताइए। 5 फीचर्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। आधुनिकीकरण के 5 मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं। तो तर्क संगतता, रेशनैलिटी। देखेंगे क्या है। परंपराओं और अंधविश्वासों के स्थान पर विज्ञान और तर्क को प्रधानता देना। अगला लक्षण हो जाएगा आपका औद्योगिकरण। मानवीय श्रम में विभाजन। श्रम के बजाय मशीनों और उन्नत तकनीकों का व्यापक उपयोग। नगरीकरण। बेहतर रोजगार और सुविधाओं के लिए गांवों से शहरों की ओर जनसंख्या का पलायन। लोकतांत्रिक मूल्य। असमानता, स्वतंत्र और मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता और सम्मान बढ़ाना। अगला लक्षण हो जाएगा शिक्षा का प्रसार। साक्षरता दर में वृद्धि और आधुनिक व वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली को अपनाना। तो दोस्तों ये आपके थे क्वेश्चन। कितने थे? 55 क्वेश्चन थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन आपके परीक्षा के हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही आपके 9 सेटों में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और क्योंकि प्रत्येक में 20 क्वेश्चन होते हैं तो आगे पीछे सभी को दिया जाएगा। तो आप बताएंगे आपको क्लास कैसी लगी, आप सब कैसे हैं, कैसी आपकी तैयारी चल रही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे कुछ होमवर्क हमने पूछा था, तो एक होमवर्क हम लास्ट में आपसे पूछेंगे और वो उसका जवाब आपको देना अनिवार्य है। तो आपसे हम पूछेंगे जो हमारी अनटचेबिलिटी है, यानी छुआछूत की जो भावना किस आर्टिकल से ख़त्म हुई है, अस्पृश्यता का जो अंत है किस आर्टिकल से है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ये आपके 55 क्वेश्चन थे जो कि 6 नंबर के क्वेश्चन थे और क्लास 12 यानी क्लास 12th वालों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थे।
तो आप क्लास को ज़रूर 102 बार ज़रूर पढ़िएगा। और आपको किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक या किसी विशेष सब्जेक्ट पर क्लास चाहिए तो कमेंट में बेझिझक बताइएगा। हम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके लिए जो क्लास हम लाने की कोशिश करेंगे हम ला सकें इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट। पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।